ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर में ग्रह ने क्या खेल रचा है। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए इस नवंबर में ग्रहों ने क्या परिवर्तन। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध अभी राशि परिवर्तन कर कर जिस प्रकार से योग बनाए हैं बहुत जल्दी वक्री होने वाले हैं। फिर वही वापस की चाल बुध महाराज चलते दिखाई देंगे। और इन दिनों इस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा ऐसा ना हो जाए कि बने बनाए काम को आप बिगाड़ दें। बने बनाए काम पर आप लात मार। बिगाड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीज़ें बढ़िया हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन आप उनको अपने किसी ना किसी कारण से इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आपको थोड़ा सा बिदका सकते हैं और बने बनाए काम पर आप लात मारकर अब वापस आ सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री होने जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। मेहनत आपकी, अपनी मेहनत को खाली मत जाने देना, ज़ाया मत जाने देना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। क्यों? इस बात को इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मंगल महाराज होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध मंगल की युति जो बनी हुई है उसमें मंगल अस्त हो जाएंगे और ये 6 महीने तक, जी हाँ, 1-2 नहीं 6 महीने तक मंगल अस्त होकर चलेंगे। ये मंगल का अस्त होना विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी आपको विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं मंगल पुरुषार्थ के मालिक होते हैं, मंगल साहस के मालिक होते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने जा रहे हैं इस वक्त मंगल। जो अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब कर सकते हैं। तो आपको मंगल का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। और ऐसे में शुक्र इत्यादि समस्त ग्रहों ने जो परिवर्तन का चाल चली है वो क्या कुछ करने जा रही है आपके लिए, वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 1 नवंबर का दिन, शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं धर्मयुक्त तरीके से आपको याद रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा और राहु की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी सरलता पे कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में इस वक्त एक भाव सही रूप से समझ लीजिए कि जितना आप धर्मयुक्त रहेंगे, परमात्मा की, भगवान की उपासना करेंगे, थोड़ा मन को धर्म में रखेंगे, सरल रहेंगे, सीधी तरह से सरल रहेंगे, अपने बाहुबल के साथ साथ उस ऊपर की शक्ति पर भी विश्वास करेंगे, उतना आपके घर में शांति रहेगी। और जितने आप नास्तिक रहेंगे, ये जो भी है, धनु विश्व हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की, खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने आप नास्तिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में अशांति का वातावरण बन सकता है। तो परमात्मा विश्वास करें, शांति आपके आप स्वयं रहेगी। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। आशा दशमी है, यही आशा जगाने का दिन है। भगवान की सुंदर उपासना करें, भगवान विष्णु को सुंदर रूप से तुलसी दल इत्यादि अर्पित करने का प्रयास करें। थोड़ी सी तुलसी उठा के रख लीजिए, कल काम आएगी, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी तोड़ते नहीं हैं। 2 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि है इस दिन। और मिथुन राशि वालों की ग्रह गणनाओं के अनुसार से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जितने कदम चलोगे उतनी सफलता निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति ने पूर्ण दृष्टि डाल दी है आपके मन पर, और बृहस्पति की दृष्टि जब मन पर पड़ती है ना तो क्या होता है, सहारा मिल जाता है। सही सहारा आपको सही दिशा में ले जाता है, सही मार्ग पर ले जाता है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गज केसरी योग बन गया है और साथ साथ इस दिन देवउठनी एकादशी भी है। देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का अवसर। और ये तिथि अपने आप में कई शुभ संयोगों को लेके आती है, लेकिन इस बार इस तिथि पर है साया। जी हाँ, 6 तिथि का साया है। नए कार्य आरंभ करना इस दिन कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। बिना मुहूर्त देखे, बिना उपाय करे कुछ भी कार्य करना कहीं ना कहीं कष्ट में हो सकता है। उपायों को ठीक, ग्रहों को ठीक करने के लिए इस दिन सुंदर रूप से तुलसी का पूजन होना चाहिए, तुलसी की आरती होनी चाहिए। तुलसी तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को तोड़ते नहीं है, लेकिन तुलसी का सुंदर पूजन करना, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना, शालिग्राम जी के साथ तुलसी का पूजन कर कर आप समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। 2 नवंबर को
एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी क्षय आ रही है। और द्वादशी क्षय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी क्षय होने के कारण से त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि स्थिति में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस स्थिति में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को, जो भी कष्ट के योग बने, उसको पहले से हम ठीक कर सकें। मिथुन राशि वालों, इस दिन एक और ग्रह का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो है तुला राशि में जा रहे हैं विशेष तौर पर शुक्र, यानी अपने घर। आपकी राशि के दृष्टिकोण मिथुन राशि से यदि हम बात करें तो ये बुद्धि भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है और ये आपके लिए खासतौर पर आगे बढ़ने की स्थिति को बहुत सुंदर बनाता दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं सुख, कहीं समृद्धि और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए कार्यों को आरंभ करने के लिए योजनाएं बुद्धि में बना सकता है, डाल सकता है, चाहे वो कुछ नए जमीन जायदाद के संबंध में हो, चाहे वो नए कार्यों को संबंध में हो। लेकिन इस बात को अच्छे समझकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि में कई प्रकार से अच्छे योग बनाएगा। 3 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है। वो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके लिए लाभ का रास्ता खोलेगा, एक तरह से राजयोग है। चंद्रमा जो है वो बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके राज्य भाव में बैठा हुआ है, जो आपके कार्यों में सफलता का योग प्रदर्शित करता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि शनि के साथ चंद्रमा जो है वो कई बार विघ्न उपस्थित करने के योग भी देता है, कार्यों में डिले करता है। यानी सफलता तो देता है, लेकिन जितनी मेहनत करी है उस सफलता में कहीं ना कहीं कुछ अंकुश भी लगा देता है। और शनि महाराज तो अभी 2 साल यहाँ चलने हैं। तो ऐसे में एक काम करें, इस दिन सोम प्रदोष का योग बन रहा है, शनि को मनाने के लिए कुछ खास उपाय कर लीजिए। भगवान शंकर के नर्मदेश्वर शिवलिंग पर दूध में थोड़े तिल डालकर उनका अभिषेक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के प्रदोष काल में कहा जाता है कि जिस दिन प्रदोष का दिन हो, प्रदोष के समय पे, यानी प्रदोष यानी त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान हो, उस दिन प्रदोष काल में शाम के समय ही जब सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा ना हुआ हो, ऐसे में 2 घड़ी के आसपास सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें दूध में थोड़ा तिल डालकर। भगवान की कृपा से शनि से रक्षा प्राप्त करने का अद्भुत योग बनेगा। बड़ी मुश्किल से योग बनकर काफ़ी दिन बाद आया है, इसको खाली मत जाने दीजिएगा, इसका लाभ ले लीजिए। 4 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और उस दिन मंगलवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग आपकी राशि में बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्तों की तरफ आपको डालता दिखाई दे रहा है। नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। बैकुंठ 14 है, हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। मंगल जो इन दिनों बहुत जल्दी आपकी राशि में परिवर्तन का योग बनाएगा, उससे पहले कहीं ना कुछ
लाभ लेने की तरफ आप अग्रसित हो सकते हैं। हनुमान जी का सुंदर रूप से पूजन करना, इसलिए इस दिन कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हिमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय सफेद रंग की जो गाय है उसका थोड़ा सा दूध लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। 5 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन देव दिवाली है। ग्रह नक्षत्रों ने भी एक नई चाल चली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो कुछ नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में आता दिखाई देगा वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। संत महात्माओं की सेवा जितनी हो सके अवश्य करने का प्रयास कीजिए इस दिन। देव दिवाली है, वास्तविक दिवाली यही है जिसको देवता भी मनाते हैं। आमतौर पर लोग जो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली होती है उसी को मना के भूल जाते हैं, लेकिन ये देव दिवाली है जिसे देवता भी मनाने के लिए जो विशेष तौर पर भारत में काशी में आज भी आते हैं और पूरे काशी के घाटों को प्रकाशित किया जाता है देव दिवाली के दिन। तो इस दिन अवश्य विष्णु भगवान की और समस्त देवताओं की पूजा इंद्र के साथ अवश्य की जानी चाहिए। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। तो मिथुन राशि वालों, 6 तारीख का दिन ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ कह रहा है जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन कार्तिक का मास समाप्त होकर मार्गशीर्ष में प्रवेश कर रहा है समय, और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। भगवान कृष्ण का प्रियतम मास इसे कहा जाता है। और इस दिन राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा भी आपके मनोमस्तिष्क में विचार को विशेष तौर पे वैसे तो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। जितना विचार बड़ा करोगे ना, उतना कहीं ना कहीं जमीन से उड़ते मत दिखाई देना। जमीन पर रहकर विचारों को रखने की ज़रूरत है। मन जो है वो जमीन से उठा हुआ दिखाई देता है कहीं ना कहीं, तो वो, और साथ साथ इस दिन आपका जो मंगल है वो सबसे भयावह स्थिति में जा रहा है। मंगल होने जा रहा है अस्त,
1-2 दिन, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, 182 दिन के लिए मंगल इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं अस्त होकर आपके शत्रुओं को बल प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा। रिपु भाव में बैठे हुए मंगल कहीं ना कहीं शत्रुओं को बल देते दिखाई देंगे। आपके साहस, आपके कम साहस होने के कारण से कहीं ना कहीं आपको सामने वाली स्थितियां विकट होती दिखाई देंगी। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है और आप शायद उस स्थिति को समझ नहीं पाए, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा भी आपको हवा में उड़ाता दिखाई दे रहा है। तो बहुत शालीनता से चीज़ों को समझकर कार्य करने का प्रयास करें। जो आज आपके साथ हैं वो कल आपका साथ नहीं देंगे। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस समय से आने वाले कुछ समय तक मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास लगातार करना चाहिए। आपके लिए सबसे आवश्यकता इस वक्त है कि हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर कोशिश ये करें, लाल दीपक प्रज्वलित करने का प्रयास करें। हनुमान जी को विशेष तौर पर कभी कभी हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन जलेबी का भोग लगाने का प्रयास करें। यह आपके लिए कहीं ना कहीं मंगल को शक्ति देने के लिए बहुत आवश्यक प्रयोग है। इसको अवश्य करेंगे तो कहीं ना कहीं कल्याण होगा, रक्षा होने के योग बनेंगे। 7 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है और मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मन में भ्रम उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई देंगे। शुक्र महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और बुद्धि भाव में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। मंगल अस्त हो चुके हैं, शुक्र राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्थितियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शायद आप स्थितियों को सही से पहचान ना पाएँ और एकदम कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष आपके सामने आकर योग बना दे और वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने की योग बना सकता है। ऐसे में स्थितियों को ठीक करने के लिए गौ पूजन करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और शाम के समय, सूर्योदय से पहले नहीं, शाम के समय हो सके तो कभी कभी शुक्रवार के दिन, क्योंकि अभी कुछ दिन चलेंगे महाराज इस नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में अपने राशि में चलते हुए चलेंगे थोड़े दिन। तो इसमें भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए शाम के समय गौशाला में कुछ ना कुछ आपके हाथ के द्वारा दान करवाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। गाय को गुड़ खिलाना यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कहीं ना कहीं जो भ्रम की स्थिति है वो दूर करने का रास्ता बनेगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि का योग है। चतुर्थी इस दिन क्षय हो रही है और कन्या मिथुन राशि वालों के लिए एक परिवर्तन की स्थिति रहेगी। आपकी राशि में ही चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं इस दिन, जो जैसे ही दोपहर के समय प्रवेश करेंगे वो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनते दिखाई देंगे। साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आने वाले 3, 4, 5 दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं आप सही दिशा में कार्य करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना, नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा। इस दिन चतुर्थी क्षय हो रही है। इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से यदि हम देखें तो इस दिन चतुर्थी अगले बीच में आएगी और फिर सूर्योदय कुछ देर बाद आने के बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी क्षय होने का योग बन रहा है। इस दिन गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो गणेश जी को पीले पुष्प की माला, मोदक समर्पित करने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो आपकी राशि में चल रहा है, सफलता में कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर रहा है, उसको ठीक करने का रास्ता आपको बन सकता है। 9 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रास्ते में जाता दिखाई देगा और ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं चीज़ों को परिवर्तन करने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि में बहुत सहायक चल रहे हैं और बृहस्पति का सही ज्ञान सही समय पर बहुत सारी चीज़ों के नेगेटिव जाने से पॉजिटिव की तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है। एक दिन बाद ही चंद्रमय परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बंद रास्तों को खोलने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। 10 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। मिथुन राशि वालों के संबंध में यदि बात करें तो उनके राशि के स्वामी जो हैं वो उस दिन वक्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं और ये वक्री होना कहीं ना कहीं ग्रह जोर लगाएगा और कुछ ना कुछ आपके मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार देगा कि आप जिस चीज़ को कर चुके हैं वो पुनः आपके समक्ष रिपीट हो और उसको आप पुराने में जिससे अगर कुछ कमी रह गई थी तो पुनः उसको ठीक करने की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ग्रह नक्षत्र योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है।
लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमेन सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमेन सिद्धन्ति, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर कर, दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।